जान गई हूं मैं। माई साहब का दिल बहुत बड़ा है। लेकिन इस मामले में उनका दिल बड़ा करना बहुत बड़ी बात है। तो मुझे एक बात तो बता, इतना कुछ हो गया है तू खुश क्यों नहीं है? मसला क्या है आखिर? क्योंकि मैं नहीं हूं खुश। क्यों? क्योंकि मेरी हालत इस वक्त उस पतंग जैसी है जिसको खुद नहीं पता कि उसकी डोर किसी के हाथ में है भी या नहीं। तूने खुद ही कहा ना, बड़े सरकार पे दबाव था। मतलब उन्होंने जो कुछ भी किया उन्होंने अपना फर्ज समझ के किया और बस। मैं उनकी एहसानमंद हूं फिरदौस। मैं इतनी नीच सहनियत की लड़की नहीं हूं कि बगैर किसी वजह के उनसे शिकवा करूं। मेरी औकात नहीं, मैं तो उनके सामने खड़े होने जोगी नहीं हूं। ये बहुत बड़े लोग हैं पर इनके सामने तो मेरा आपा ही खत्म होके रह गया। मुझे कोई पता ही नहीं होता मैंने कब क्या करना है, क्यों, किस लिए। जब से होश संभाला मैंने बड़ी मनचली जिंदगी गुजारी, वही किया जो मेरे जी में आए। और यहाँ मुझे कदम कदम अपना जीव मारना पड़ता है। ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि शादी के बाद लड़की का क्या फर्ज होता है, पर मैं क्या करूं, मेरी तो शादी बड़े सरकार के फर्ज से हुई है। सब्र कर रानी, सब्र कर। अल्लाह बहुत बड़ा है। अब कहाँ चल दिए? डेरे तक जाना है, महफिल के लिए कुछ कवाल फाइनल करने हैं। तो तुम उनका ऑडिशन लोगे? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। कुछ सीडीज देखकर, आवाजें सुनकर अंदाजा हो ही जाएगा। रिकॉर्डिंग कंपनी चला सकते हो अगर गद्दी छोड़नी पड़ जाए तो। ऑप्शन बुरा नहीं है। नादर उठ गया क्या? बीबी साहब वो सुबह ही चले गए थे। चला गया? कहाँ? कुछ बता के नहीं गया? वो शहर गए ना, आज पेशी थी उनकी। अरे तुझे सर्दी लग रही है तो जाके कुछ जर्सी स्वेटर पहन ले। हैं? सर्दी तो नहीं है। ये तो मुझे भी नजर आ रहा है, पर सर्दी गर्मी बाहर नहीं, इंसान के अंदर की होती है जी। को ढंग के कपड़े पहना कर। दोपहर में मुझे याद कराई, स्टोर से तुझे कोई अच्छे कपड़े निकलवा दूंगी। बीबी साहब कपड़े तो बहुत है मेरे पास। मैंने ढंग के कहा है। देखा नहीं था रियाना को कैसे सजी संवरी रहती थी?
अब इतनी भोली भी ना बन, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। खैर, अब वो तो गई और मैं देख रही हूं कि तुझ पे रियाना का रंग चढ़ रहा है। ऐसी बात नहीं है। अगर नहीं है तो हो जाएगी ऐसी बात। मैं खुद चाहती हूं कि हो, किसी तरह नादर का ध्यान बटे। बीबी साहब, मैं समझी नहीं आपकी बात। तो समझ जाएगी। हो गई तैयार? अच्छा चलो, अब माई साहब ने बुलाया नाश्ते के लिए। तो चल, हम आते हैं। ठीक है। मुझसे नहीं इन सबके साथ बैठ के खाया जाएगा। खा तो बाद में लेना, अभी तो बस टेबल पर चल के बैठना है तुझे। चल। ओहो, चल ना। नाश्ता ऊपर क्यों ले आई? मैं नीचे ही आ रही थी। वो जी बड़ी माई साहब ने कहा है क्या कहा है? कि आपको नाश्ता ऊपर दे दूं। इस बात का क्या मतलब है? मामा, मुझे बहुत भूख लग रही है। आपको पता है, चांदी बता रही थी कि आपका नाश्ता आपके रूम में भिजवा दिया। तुम नीचे से आ रही हो? यप। तुम्हारे पापा भी नीचे थे? नीचे डाइनिंग टेबल पे तो नहीं है। हाँ, वो दोनों ग्रैंड माज हैं। और वो कौन? और वो जी रानी। अस्सलाम माई साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। सुबह खैर बड़ी अम्मी। जीते रहो बेटा। अरे तुम तो बैठो, तुम क्यों खड़ी हो गई? रिमशा और फरियाल नजर नहीं आ रही। फरियाल तो नाश्ता अपने कमरे में कर रही है। अच्छा, उसने तो मुझे बताया नहीं। शमा से कहलवा दिया था उसने। तुम क्या बावर्ची हो उसके? भाई, इंसान अपनी मनमानी ना करे, ऐਵੇਂ ही अपने आप को मजलूम समझने लगता है। मैं समझा नहीं। समझ जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा। खाओ। मैं ते अपने दुखों मलकियत की गल कर रही सा। खुदा ना खासा वो तुम लोगों को वो क्या कहते हैं, प्रेशराइज। हाँ वो थोड़ी। मैं उसे समझा दूंगा। हटो, मैं खुद ही समझ लेती हूँ। अरे उसे तो तुम समझा लोगे, कोई इस बेचारी की भी तो दिलजोई करे। बकौल इफ्तिखार आरिफ के, दियारे नूर में तेरे शबों का साथी हो, कोई तो हो जो मेरे वहशतों का साथी हो। इतने अच्छे तरीके से तो आप टेक केयर कर रही हैं, अगर कोई शिकायत हो तो बताएं। अरे ये फरियाल थोड़ी है जो तुम्हारे दिवाले हो जाएगी। तुम शौहर हो इसके।
कभी खुद से भी खैर खैरियत दरियाफ्त कर लिया करो। तुमने तो कभी ये नहीं पूछा कि ये कहाँ रह रही है, इसे किसी चीज की जरूरत है भी कि नहीं। अभी तो आप कह रही थी कि मैं घर का कोई बावर्ची थोड़ी हूँ, अब ये भी कह दें कि मैं घर का कोई स्टोर कीपर भी नहीं हूँ। घर में इतने नौकर चाकर हैं बड़ी, और फिरदौस हर वक्त रानी के साथ रहती है ना? और मेरा पूछना ना पूछना कोई इतना जरूरी नहीं है। जहां तक मेरा ख्याल है आप ठीक ठाक ख्याल रख रही हैं इसका। एक्सक्यूज मी। अरे नाश्ता तो ठीक से कर लो। बाकी का नाश्ता मैं फरियाल और रिमशा के साथ कर लूंगा। फरियाल बेगम आई थी सीढ़ियों तक और वापस चली गई। समझ गई मैं, ये बेल यूं मुंडेर चढ़ने वाली नहीं है। पहले मेरी कोई पेशेंट कोई गलत हुई है कभी हैं? और मैंने तो फरियाल को उसके मुंह पे कह दिया था। हाँ ले भी खानी, गेम तो बड़ी दिलचस्प शुरू हो गई है वैली में। और आपको तो पहले ही पता होगा कि अब क्या होना है। सच पूछे ना तो इस दफा कुछ अंदाजा नहीं है कि क्या होगा, पर जो काम मेरे करने का है ना वो मैं कर रही हूँ। वो क्या बीबी साहब? नादर को उस रानी से दूर रखना। मैंने इस घर में आने के बाद आपके और मुराद के बीच कभी कोई दीवार खड़ी नहीं की। उसे इस सिस्टम से बदजन करने की कोशिश कभी नहीं की और ना ही इस घर से दूर किया। हाँ, कर सकती थी, लेकिन अगर मैंने किसी का लिहाज किया तो सिर्फ आपका। इस घर में मैंने अगर किसी पे भरोसा किया, किसी से उम्मीद की, तो सिर्फ आपसे, कि चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझे सपोर्ट करेंगी, आप मुझे शेल्टर देंगी। लेकिन आप तो मेरे ही पैरों के नीचे से जमीन खींचने पर तुली हुई थी और मुझे पता ही नहीं था। अगर मैं कहूं कि मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं तो मैं कहूंगी कि ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। इस सदी का नहीं, पिछली सदी का भी। तुम्हारी शादी तो पिछली सदी में हुई थी ना, 95, 96 में। चाहती क्या हैं आप? मुझे बस ये बता दें। मैं मुराद को खुश देखना चाहती हूँ और उसकी खुशी मेरे साथ है। मुझे क्या एतराज हो सकता है? ये फिर एक डिप्लोमेटिक जवाब है। फरियाल, जिंदगी इतनी ब्लैक एंड वाइट होती कहाँ है कि इसके बारे में कोई हतमी राय कायम की जा सके। अगर तुम समझती हो कि मुराद तुम्हारे साथ खुश है तो टेंशन किस बात की है? किस बात की परेशानी है तुम्हें? क्या खटका है? पहले तुम खुद में तो क्लियर हो जाओ, फिर दूसरों से वो तवक्को करना कि वो तुम्हें वो जवाब दें जिससे तुम सेटिस्फाई हो जाओ। नसरीन, चाय ले आओ। जी साईं, कैसे मिजाज है? मैं बस रास्ते में हूँ, माजर चाहता हूँ थोड़ी देर। डेरा
किस लिए? अच्छा, मैं शायद समझ रहा था कि आप सालाना महफिल के लिए। ठीक है, मैं हाजिर होता हूँ जी। अल्लाह हाफिज। जान मोहम्मद, गाड़ी मोड़ लो, हम वापस हवेली जाएंगे। बिस्मिल्लाह सरकार, खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यहाँ क्यों बैठ गए? मुंशी साहब, आप इन्हें हवेली क्यों नहीं लेकर गए? सरकार ये इसरार कर रहे थे कि आप आएंगे तो। अरे नहीं नहीं, आप आइए प्लीज, आइए 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 प्लीज, आइए आइए। मुंशी साहब, अब वो आ गए हैं जी। तो तुम्हारा क्यों दम उलट रहा है? पीती रहो बेटा। रानी इधर आ, यहाँ बैठ आके। हम माजरत चाहते हैं बेटा कि हम तुम्हारी शादी में शिरकत नहीं कर सके। ये कुछ तोहफे हैं जो हमारी अहलिया ने भेजे हैं तुम्हारे लिए, इन्हें कबूल कर लेना। अरे मियाँ जी, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अब तुम तो चुप ही रहो। मैंने तुम्हारी बहू के सामने तुम्हारा पर्दा रखा है। अगर हमें किसी ने इत्तला दी होती तो हम आ भी सकते थे। और मियाँ, हम बेहद खुश हुए हैं कि तुमने ये फैसला कर लिया है। लेकिन महज फैसले से क्या हासिल? फैसला तो एक ऐलान है, एक ढंढोरा है नेक नामी का। हमारे ताया थे, अल्लाह गरी के रहमत करे उन्हें, चचा की वफात के बाद उन्होंने चची से शादी कर ली। मगर बरसों गुजर जाने के बाद साबित क्या हुआ? कागजी शादी। चची तो उम्र भर उनकी शक्ल देखने को तरसती रही। बच्चों का वजीफा लगा रहा जो पहले शौहर की औलाद थी। मरे तो वो भी सूरत देखने ना आई। अरे नहीं नहीं, मुराद ने इतनी मेहरबानी तो की है बेचारी पे कि घर ले आया है। शक्ल देखने को तरसेगी तो नहीं ना? बहुत खूब, यानी दुल्हन से फकत दूर की सलाम दुआ रखी है बरखुरदार ने। अब फरियाल भी तो यही है और फिर बच्ची जवान है। ला हौल वला कुव्वता। शरी मामले में शर्म को उज़र बनाकर पेश कर रही हो तुम। मदाखलत की माफी चाहता हूँ। मैंने तो पहले दिन ही मुराद को ताकीद की थी कि अब ये तुम्हारी बीवी है, जो हक फरियाल का है वही रानी का भी है, इंसाफ करना होगा। और इंसाफ में मिला क्या इसे? सोने का पिंजरा। आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन दिल नहीं मानता, यही कहना चाहते हो? ये जो बंदा नाचीज तुम्हारे सामने बैठा है, ये इंसान नहीं, तारीख है। और आज से 35 साल पहले ऐसे ही कुछ लोग मिल बैठे थे। और आज जिस कटहरे में तुम खड़े हो, उस वक्त तुम्हारा बाप खड़ा था। कैसा इत्तेफाक है कि मामला उस वक्त भी दूसरी शादी का था, मगर नौयत बिल्कुल अलग थी।
वहां मौजूद था अलहदगी। तुम्हारी तरह करमशाह भी गुलबहार को नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने कहा फिर गद्दी छोड़ दो। बिलाखिर उसकी समझ में बात आई। फिर उसने वही किया जो अब तारीख का एक हिस्सा है। तुम एक समझदार इंसान हो बरखुरदार। अगर ना होते तो वलायत की आजाद जिंदगी में वापस लौट चुके होते। लेकिन तुमने अपने कौल और फेल से यह साबित किया है कि तुम इस दरबार के सही गद्दी नशीन हो, और आइंदा भी हम तुमसे यही तवक्को रखते हैं। इसलिए फिलहाल हम अपना फैसला महफूज रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि तुम अपनी अज़दवाजी जिंदगी में तवाज़ुन कायम करोगे, लेकिन हमें सिर्फ उम्मीद नहीं, तुम्हारी तरफ से यकीन दहानी चाहिए। बोलो क्या कहते हो? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए होगा। जिस उम्र में हम हैं, इस उम्र में हमारे पास कमबख्त वक्त ही नहीं होता। फिर भी अगर जिंदगी ने इजाजत दी तो 2 दिन बाद हमारी यमन वापसी है। तब तक अगर सोचने में कामयाब हो जाओ तो इत्तला कर देना हमें। और शाह साहब बता रहे थे कि औकाफ वाले पीछे लगे हुए हैं इस दरबार को सरकारी तहवील में लेने के लिए। जी वो तो एक मुद्दत से शोर कर रहे हैं। ये तो आप ही हैं जो किसी न किसी तरह से उन्हें टालते चले आ रहे हैं। देखो भाई, बात सिर्फ दरबार को अंडर कंट्रोल रखने के लिए नहीं है, लेकिन मेरा नजरिया यही है, अगर दरबार के वाली वारिस जिम्मेदार नहीं हैं तो खाली उर्सों से कुछ हासिल नहीं होना। बात फिर इस बरखुरदार की सोच पे आकर रुकती है, और फिर जब तक मेरी सांस चलेगी इस दरबार का इंतजाम तुम्हारे हाथों निकल जाएगा। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। अरे आपने तो कुछ खाया ही नहीं। पहली बार खुशी वाले घर में आके खुशी नहीं हुई। अल्लाह हाफिज। ये तो बहुत बुरा हुआ अम्मी। मियाँ जी के इस रिएक्शन पर फैमिली वालों को बातें करने का मौका मिल जाएगा। अरे क्या पिद्दी का शोरबा। तुम खानदान वालों की फिक्र ही ना करो। मियाँ जी इस खानदान के बड़े जहांदीदा बुजुर्ग हैं, वो किसी से इसका जिक्र नहीं करेंगे। मगर वो जो कह गए तुमने ध्यान से नहीं सुना। 2 दिन में दरबार आलिया के दिन फिरने वाले हैं। महफिले समा के लिए तुम्हारे इंतखाब की दाद देना पड़ेगी। फरीद अयाज। हाँ, अबू मोहम्मद। सुभान अल्लाह। हमने उन्हें पहले ही कई बार कहा है कि ये दरगाह हम तुम्हारे नाम किए देते हैं, तुम यहीं रहो हमारे पास, हमारे जीते जी। माने नहीं। इश्क वाले कब किसी की सुनते हैं। मामा सिर्फ 3 सीट अवेलेबल थी और 11 उम्मीदवार। इनके स्पॉट हम शॉर्ट लिस्टेड। तुमने अप्लाई क्यों किया? लो, आपने ही तो कहा था, और प्लान भी ये था कि आप और पापा वापस आ जाएंगे, मैं वहीं रहूंगी फादनाओं के पास। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि हम नहीं जा रहे? What? Are you kidding me? मैं क्यों मजाक करूंगी तुमसे? आप हर बार ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ? प्लीज जाओ रिमशा। मेरे पास तुम्हारे इस फजूल सवाल का जवाब नहीं है। जाकर पापा से पूछो। जवाब तो आपके पास पहले भी नहीं था मामा, और पापा से क्या पूछूं मैं? आपने तो मुझे पेंडोलियम समझ रखा है। इधर आती हूँ तो उधर धकेल देते हैं, उधर जाती हूँ तो इधर। I'm so fed up. ये तो तुमने बड़े पते की बात उगलवाई है रानी से।
ये लो। अरे रख लो, तुम्हें अंदाजा नहीं है इस वक्त इस बात की कितनी अहमियत है। अब जाओ और उसे हमारे पास लाओ। कुछ बताओ तो सही, अब ये अचानक कहाँ चल दिए? तुमसे दूर। जाके तो दिखाओ। मैं भी साथ चलूंगी। मुराद प्लीज, नो मोर क्वेश्चंस। हमीब, ये हमें यहाँ उलझाकर खुद कहाँ जा रहा है? अरे बैठी रहो नफीसा, बैठी रहो। अम्मी ऐसा क्यों है? इसकी हर हरकत मेरा दिल दहलाने लगी है। अरे ये पहली दफा हुआ है क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम हर बात को बहुत जल्दी रिएक्ट कर रही हो। अरे तेल देखो, तेल की धार देखो। यहाँ तो तेल का कुआं ही दाव पर लगा है और आप धार की बात कर रही हैं। अरे अब हमारे कहने करने का वक्त गया नफीसा बेगम, उसे करने दो जो कर रहा है वो। जैसे पहले तो हमारी बड़ी मानता आया है ना वो। इस दफा तो उसे छेड़ो ही मत, जा रहा है ना जाने दो। मेरे तुम्हारे इसके उसके सवालों के नश्तरों से बचने के लिए जा रहा है तो जाए, सोचे जरा। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि कल क्या होगा, पर खैर अल्लाह मालिक है, सोचो नहीं। रानी, जब से तुम इस हवेली में आई हो, उम्मीद है तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं हुई होगी। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जानती हो, फिरदौस तुम्हारी हर बात मुझे बता देती है। बाखुदा, मैंने जो भी किया है तुम्हें तुम्हारा जायज मुकाम दिलाने के लिए किया है, लेकिन अब मामला मेरे हाथ से निकल गया। मैं समझी नहीं। हाँ, मामले को समझने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनो और अपने दिमाग में बैठा लो। आज के बाद, बल्कि इस लम्हे के बाद, जब मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि तुमने अपने आप को किसी तरह भी हमसे कमतर नहीं समझना। जी? क्या मेरे पास? नमक हंडिया में डालने से पहले नमक, हंडिया में डालने के बाद वो भी सालन का हिस्सा बन जाता है। कोई चाय, कोई कॉफी? नहीं जानू, तुम जाके सो जाओ। मेरा इश्क शहंशाह इश्क ही दर्द है,
आपने बात की नफीसा बीबी से? कोई फायदा नहीं, इस वक्त सब एक हैं मेरे खिलाफ। तो फिर आप खामखा जी चला रही हैं। मेरा मतलब है कोई दलील नहीं चाहिए, दफा हो जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। हम बिछड़े थे वो याद रहा, हर पल में सालों बीते हैं, अब याद है मेरी इश्क इश्क, फरियाद है मेरी इश्क इश्क, तूने जान ही ले ली इश्क